हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे दिस इज लेक्चर नंबर 47 रिगार्डिंग मास्टर कैडर मैथमेटिक्स। और बेटे आज बिल्कुल नया यूनिट शुरू करने लगे हैं, उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और बेटे उसका आज लेक्चर नंबर 1 होगा। तो आपको पता है बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टर्म आती है जिसको हम क्या नाम देते हैं? आयोटा। क्या नाम देते हैं जी? आयोटा। और बेटे आयोटा की जो वैल्यू होती है ना वो होती है √-1। अगर हम आयोटा स्क्वायर करेंगे तो कितनी आएगी? -1। अगर हम आयटा क्यूब करेंगे तो क्या लिखेंगे हम उसको? आयटा स्क्वायर इंटू आयटा। तो क्या बन जाएगा? -1 इंटू आयटा मीन्स माइनस आयटा। और अगर हम आयटा की पावर 4 करेंगे तो क्या बनेगा? आयटा स्क्वायर इंटू आयटा स्क्वायर इंटू आयटा। तो क्या बनेगा? सॉरी 4 है ना? तो क्या बनेगा? -1 इंटू -1 तो 1। और उसके बाद अगर हम आयटा पावर 5 करेंगे तो देखो, अगर मैं उसको लिखूं तो आयटा स्क्वायर इंटू आयटा स्क्वायर इंटू आयटा। तो वो क्या बनेगा? -1 इंटू -1 इंटू आयोटा। तो आंसर कितना आएगा फिर? आयोटा। तो देखो रेपिटेशन शुरू हो जाएगी। इट मीन्स आई कैन से आयोटा होता है, अगला मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर होता है, और उसका अगला मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा क्यूब होता है, फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा 4 होगा, और फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आता है। तो इट मीन्स कि अगर हम आयोटा को बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रेपिटेशन शुरू हो जाती है। इसको ना हम वर्ड बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप। कहीं कभी ना कभी हम साइक्लिक वर्ड पढ़ेंगे। तो आयटा जो है एक साइक्लिक ग्रुप बनाता है। और आयटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने बताई क्या है? -1। आयटा क्यूब की वैल्यू बताई क्या है? माइनस आयटा। एंड आयटा 4 की वैल्यू बताई क्या है? 1। और बेटे जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम दो टर्म्स लेते हैं। एक जेड को हम लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इज मोस्टली रिटन एज जेड। तो बेटे इस चैप्टर में ना आपको जेड ही दिखेगा, और जेड का बाय डिफॉल्ट आपने कभी भी खुद से डालना है तो वो एक्स प्लस आयटा बाय डालना है। और जो एक्स होता है ना उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, और जो वाई होता है ना उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। और उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है, एक्स इज रियल पार्ट ऑफ जेड एंड वाई इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ। अब अगर हम वाई को जीरो डालते हैं, अगर वाई जीरो हो जाएगा तो जेड क्या बचेगा? अकेला एक्स। और अगर अकेले एक्स को हम क्या बोलते हैं? प्योरली रियल। तो ये कंडीशन आ गई बेटे। अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो उसको क्या बोलते हैं? प्योरली रियल। और अगर रियल पार्ट जीरो है तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्योरली इमेजिनरी। अगर रियल पार्ट जीरो है, एक्स जीरो है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्योरली इमेजिनरी। और बेटे जो आयटा है, तो आयटा की जो अपनी वैल्यू है ना वो √-1 है। ना ही वो जीरो है, ना ही वो जीरो से ज्यादा है, ना ही वो जीरो से कम है। तो मतलब आयटा का अपना कोई वैल्यू नहीं है। तो मतलब आपने अगर ये आ जाए तो आपने यही लिखना है कि इट इज नॉट जीरो, नॉट ग्रेटर देन जीरो, नॉट लेस देन जीरो। तो फिर जो ऑप्शन होगी उसमें से आपने चेकआउट कर लेना है। अदरवाइज दिमाग में आएगा कि -1 है तो ये जीरो से कम है, तो वो गलत हो जाएगा। और बेटे देखो, कभी भी दो अनरूट मल्टीप्लाई में आ जाए, जैसे ये लिखा है उसने √-a √-b, आपने कभी भी इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना। जब भी अनरूट के अंदर माइनस आएगा ना तो आपने उसको लिखना है आयोटा √a आयोटा √b। तो ये आयोटा स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर अनरूट। बेटे जब अंदर अनरूट के अंदर दोनों टर्म पॉजिटिव होगी ना तभी आपस में मल्टीप्लाई होती है, नहीं तो नहीं होती। तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी डाल सकते हैं हम? -1। तो -√ab बन जाएगा। तो ये देखो यही लिखा उसने। और ये याद रखना, अनरूट के अंदर आपस में मल्टीप्लाई तभी होती हैं जब दोनों पॉजिटिव। इस कंडीशन का मतलब ये है। और अगर हम सीधा लिख रहे हैं कि √-a √-b को हम सीधा √ab लिख रहे हैं, तो वो कभी पॉसिबल नहीं है। वो सिर्फ एक ही कंडीशन पे पॉसिबल है, अगर दोनों जीरो हो जाए। तो याद रखना, आप ऐसे ही याद रख लेना कि अनरूट के अंदर कभी भी माइनस आएगा तो मैंने उसको सिंप्लीफाई करके ही मल्टीप्लाई करना है, तभी वो पॉसिबल है। अदरवाइज गलत हो जाएगा। हमारे दिमाग में यही आएगा कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ए भी लिख देते हैं, तो फिर गलत हो जाएगा। आपके अनरूट के अंदर कभी भी माइनस आएगा तो आपने उसको आयटा बना के कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना है। अब बेटे अगर कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि इसको सिंप्लीफाई करो,
1 + i⁻10 i⁻20 i⁻30। तो आपने हमेशा ना इसको करने के दो तरीके हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन आए ना, आपने उसको आइटा स्क्वायर की फॉर्म में बना देना है। आइटा स्क्वायर की पावर 5, आइटा स्क्वायर की पावर 10, आइटा स्क्वायर की पावर 15। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 है, -1 है। अगर -1 की पावर ऑड है, -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा। -1 की पावर इवन है तो +1 आएगा। -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा। तो आंसर कितना आ गया? 0। m0 इज रियल नंबर। अदरवाइज आप इसको ना ऐसे कर सकते हो, जैसे आइटा की पावर 10 है, आइटा की पावर 20 है, आइटा की पावर 30 है। तो इस 10 को ना 4 से डिवाइड करो। अगर मैं 10 को 4 से डिवाइड करूंगा, 4 2 जा 8, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। जितना रिमाइंडर बचेगा ना उतना लिख लो। इससे कैलकुलेशन हमारी फास्ट हो जाती है। तो क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया आइटा 4 कितना होता है? 1। तो 1 की कोई भी पावर होगी तो 1 होगी, तो आपने सिर्फ रिमाइंडर लिख देना। 20 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर विल बी 0। 30 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर विल बी 2। तो 1 -1 किसी की पावर 0 1 होता है, -1, और आंसर भी 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके हैं, या तो आप उसकी 2 की पावर बनाया करो, या पावर 4 बनाया करो। वो आपकी मर्जी है, आपने कैसे करना है। अब ऐसे आ गया क्वेश्चन, तो इसको इसके ऊपर यही है कि सिंप्लीफाई करो। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, और जहां पे भी आपको आइटा स्क्वायर दिखे ना, उसकी वैल्यू कितनी डाल देनी है आपने? -1। तो सिंपल आंसर आ गया। अब जैसे ये क्वेश्चन किया है मैंने, ये था, मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराया, इसका होल क्यूब ओपन किया, आइटा क्यूब को फिर मैंने लिखा आइटा स्क्वायर इंटू आइटा, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो नॉर्मल कैलकुलेशन की है बच्चे, और नॉर्मल कैलकुलेशन ही इसमें होंगी। इसमें बिल्कुल जो पूरे चैप्टर में कैलकुलेशन जो है वो नॉर्मल ही आएंगी। अब जैसे ये आइटा की पावर 9 आ गया, आइटा की पावर 19 आ गया, तो मैंने क्या किया? आइटा स्क्वायर की पावर 4 साथ में आइटा, आइटा स्क्वायर की पावर 9 साथ में आइटा, फिर आइटा स्क्वायर की वैल्यू 1 डाली, आइटा स्क्वायर की वैल्यू 1 डाली, तो ये बना आइटा, ये बना माइनस आइटा। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, 9 को 4 से डिवाइड करो। 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो आपने रिमाइंडर लिखने हैं। 19 को डिवाइड करोगे, 4 4 जो 60, रिमाइंडर विल बी 3। आइटा की पावर 1 आइटा होता है, आइटा की क्यूब अभी बताया माइनस आइटा होता है, तो आंसर कितना होगा? 0। तो देखो नीचे 0 होगा। तो इट डिपेंड्स कि आप कैलकुलेशन अपनी फास्ट करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। 4 से डिवाइड करोगे तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, लेकिन उसमें डिवाइड करना पड़ेगा, 2 में आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, वो हम खुद से ही सोच लेते हैं। और बेटे अगर कभी आइटा की पावर नेगेटिव आ जाए ना, तो उसको नेगेटिव नहीं रहने देना, उसको डिनोमिनेटर में ले जाना है, उसको डिनोमिनेटर में ले जाना है। जब डिनोमिनेटर में ले गया, अब 39 को मैंने क्या लिखा? स्केयर की पावर 19 साथ में आइटा, और -1 होता है तो -1 की पावर 19 -1 होता है। फिर मैंने इसको क्या, अगर डिनोमिनेटर में कभी आइटा आ जाए ना, तो आपने उसको रैशनलाइज कर देना है, आइटा बाय आइटा से खुद मल्टीप्लाई कर देना, फिर आंसर आ जाएगा। और जहां पे भी आइटा स्क्वायर बनेगा उसको -1। तो अगर आपको जैसे ये है, आइटा की पावर 39 है, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर बचता 3, आइटा की पावर 3, और आइटा की पावर 3 माइनस आइटा होता है। तो देखो ऑटोमेटिकली वही सेम स्टेप वही बनेगा, फिर इसको आइटा बाय आइटा से मल्टीप्लाई कर देना, तो बनेगा आइटा डिवाइड बाय माइनस आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। और आंसर कितना आ जाएगा जी आपका? आयो। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, कहता है फाइंड x+y। तो इसको नॉर्मल, मैंने अभी बताया कि सारी कैलकुलेशन जो होगी नॉर्मल करनी है। तो इसको a+b का होल स्क्वायर खोलोगे, a² + b² + 2ab, और नीचे 2 माइनस आइटा है, और ये बन गया बेटे सॉल्व करके। आइटा स्क्वायर -1 होता है, तो बच गया 2 आइटा अपॉन 2 माइनस आइटा। अब इसको क्या करोगे? रैशनलाइज कर दोगे। जब आप इसको रैशनलाइज कर दोगे तो बन जाएगा 4 आइटा, और ये 2 आइटा स्क्वायर बनेगा तो -2 हो जाएगा, नीचे 4, और ये आइटा स्क्वायर बनेगा 4 माइनस आइटा स्क्वायर। बेटे जहाँ पे लग जाता है a-b a+b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बन गया 4 आइटा -2, और नीचे बन जाएगा आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो 5 बन जाएगा। इसको अलग अलग करके देखेंगे तो बेटे हमेशा ना रियल पार्ट पहले लिख लिया करो, आइटा वाला पार्ट पीछे लिख लिया करो। तो ये एक्स है और ये वाई है। और जब भी बेटे आपने रियल पार्ट लेना है या मेनली पार्ट लेना है, तो आइटा साथ में नहीं लिखना है। एक्स की वैल्यू हमारी इसको इसके अकॉर्डिंग हो गई -2/5, और वाई की वैल्यू होगी हमारी 4/5।
और अगर हम दोनों को प्लस करने के लिए बोला, जो भी बोला होगा वो कर देंगे हम। अब प्लस करेंगे तो 2/5 आंसर आ जाएगा। ये आंसर हो गया। हम कहते हैं इसको एक्सप्रेस करो। मैंने अभी बताया, कभी भी अंडर के अंदर माइनस आ जाए ना, ये अंडर के बाहर है तो चलेगा, लेकिन ये अंडर के अंदर है ना, तो इसको ऐसे लिखना है आयोटा, और अंदर वाला खत्म कर देना है। अंदर वाले माइनस को खत्म करके आपने आयोटा लिख देना है। और ये बन गया 2√3 माइनस आयोटा। उसके बाद ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, -√3 को सारे से मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा√2 को सारे से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बन जाएगा -6, ये बन जाएगा +√3 आयोटा, ये बन जाएगा आयोटा 2√6, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर अंडर 2 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर अंडर 2 को वैल्यू -1 डाल देंगे। बाकी फिर जैसा क्वेश्चन का आंसर दिया होगा वैसा आप लिख लेंगे, वो चेक कर लेंगे क्या मांगा उसने। ज्यादातर वो ये मांगेगा इसका रियल पार्ट क्या है, इसका मेनरी पार्ट क्या है, या जो आगे टर्म्स और आएंगी वो देखेंगे। फिर बेटे एक टॉपिक आता है कॉन्जुग। बेटे कॉन्जुग मैंने अभी बताया कि जेड को हम क्या लिखते हैं, एक्स प्लस आइटा वाई, और कॉन्जुगेट का जो सिंबल है वो है जेड के ऊपर बार। जब भी कॉन्जुगेट आएगा ना, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर डाल के उसके ऊपर बार दे देगा, और जब आपने ये बार हटानी है ना, तो आइटा का साइन बदल देना है। बेटे यू हैव टू चेंज ओनली द साइन ऑफ आइटा, एक्स का साइन नहीं बदलना, रियल पार्ट का साइन नहीं बदलना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन हमने बदल देना है। फिर बेटे एक टॉपिक आएगा, आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। जब भी कभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मांगेगा ना, तो जो क्वेश्चन होगा उसको आपने जेड माना, उसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/, कर दो, वही आंसर है। अगर तो उसने, मैंने अभी बताया नीचे आइटा नहीं जाने देना, तो हमने क्या कर देना, उसको रैशनलाइज कर देंगे। तो ये बनेगा 4+3 आइटा, नीचे बन जाएगा 16 - 9 आइटा स्क्र, और आइटा स्क्र की वैल्यू हम क्या डाल देंगे, -1, और आंसर आ जाएगा। फिर अगर कभी कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल आ जाए, जो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर दो इक्वल आ जाए, तो उसका जो रियल पार्ट होगा ना, वो रियल पार्ट के इक्वल कर देना है। इसके लिए हम वर्ड लिखते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। क्या लिखते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। और इसी तरह से जो मेनरी पार्ट होगा उसको मेनरी पार्ट के इक्वल कर देंगे। एक सेकंड देख लें, प्लस आइटा 6 था कि माइनस आइटा 6 था, -6। तो 4x जो है वो 3 होगा, और जो 3x - y होगा ना, वो -6 होगा। आइटा नहीं लिखना था। अब इधर इसमें से x की वैल्यू निकली, और इधर डाल दो, ये वैल्यू इधर डाल दोगे, तो 9/4 -y इक्वल टू -6, -y क्या बनेगा, -6 -9/4, -y क्या बनेगा, -33/4, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33/4। ऐसे उसने क्वेश्चन में एक्स और वाई डिमांड किए होंगे। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो होगा ना, तो आपने उसका रियल पार्ट भी जीरो कर देना है, और उसका मेनरी पार्ट भी जीरो कर देना है। रियल पार्ट भी जीरो और मेनरी पार्ट भी जीरो, तो इससे वाई कितना आ जाएगा, 2/3, और इससे एक्स निकालोगे तो -2x विल बी इक्वल टू -7, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/2। तो ये याद रखना, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है तो उसका रियल पार्ट भी जीरो होता है, और रिमेनरी पार्ट भी जीरो होता है। फिर अगला टॉपिक आता है बेटे मॉडुलस। बेटे जब भी कभी मॉडुलस आएगा, तो जेड मैंने अभी बताया एक्स प्लस आइटा वाई होता है, तो मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं दो लाइंस के बीच में, मोड ऑफ एक्स प्लस आइटा वाई। और उसको बेटे ओपन करने का तरीका है, आपने क्या करना है, अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर और आइटा वाले पार्ट का स्क्वायर। बेटे जहां पे आइटा साथ में नहीं लेना है, ये ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आइटा साथ में नहीं लिखना। अगर आपने आइटा लिख दिया तो वो आइटा स्क्वायर बन जाएगा, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, फिर आपका गलत हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है इसको आप मॉडुलस निकालो। तो मान लो मैंने क्वेश्चन को जेड माना, आप इसका एलसीएम लो, 1 - आइटा 1 + आइटा, ये बन जाएगा 1 + आइटा का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 - आइटा का स्क्वायर। बेटे देखो, हम कुछ कुछ थोड़ा सा जा फास्ट कर लेना तो हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो सकती है। देखो 1 + आइटा का स्क्वायर अगर मैं ओपन करूं, अकेला ओपन करूं, तो क्या बनेगा, 1 + आइटा स्क्वायर +2 आइटा, और आइटा स्क्वायर तो -1 होता है, तो इट मीन क्या बचा, 2 आइटा। तो याद रखना, जब भी कभी 1 + आइटा का स्क्वायर आए ना, तो उसको सीधा 2 आइटा लिखा करो, काफी बार आएगा। इस तरह से जब 1 - आइटा का स्क्वायर करोगे, तो बनेगा 1 + आइटा स्क्वायर
-2 आइटा, और 1 आइटा स्क्वायर तो -1 है, तो कितना बचा? -2 आइटा। इट मीन इसकी वैल्यू -2 आइटा डालेंगे, और नीचे तो वैसे 1 - आइटा स्क्वायर बच रहा है। तो ऊपर बन गया 4 आइटा, नीचे बन गया 2, तो ये बन गया 2 आइटा। अब इसका मॉडुलस निकालना था, आपने इसको कंप्लीट फॉर्म में लिख लेना, 0 + 2 आइटा। और जब मॉडुलस निकालना तो कैसे निकालना है? रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4/2 हो गया। और मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव आता है बेटे, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव आता है, कहीं ना कहीं आगे प्रॉपर्टीज में हम लिख लेंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन आया, अब उसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें चेक करना है बेटे। कभी भी आपको x+i फॉर्म दे रखी हो और xk+y² मांगा हो, कभी भी x+i दे रखा हो और xk+y² मांगा हो, तो आपने सभी का मोड कर देना है इंडिविजुअली। अगर मल्टीप्लाई में है तो, अगर मल्टीप्लाई में है तो हर एक का अलग अलग से मॉडुलस कर देना है। अब इसको मॉडुलस खोलेंगे तो क्या आएगा? 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। इसका क्या होगा? 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर। इसका क्या होगा? 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। एंड इसका क्या होगा? 1 स्क्वायर + n स्क्वायर। और इसका क्या होगा? xk+y²। अब इसकी स्केयरिंग करेंगे तो क्या बनेगा? 2, ये 5, ये 10, ये 1 + n² और ये xk+y²। तो देखो ऑटोमेटिकली सेम आंसर आने लग गया है। तो याद रखना, ये एक टेक्निक याद रखना, कभी भी वो xk+y² मांगेगा तो आपने उसका हमेशा क्या निकालना है? मॉडुलस निकाल देना है। फिर उससे क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाता है। अब बेटे कुछ फैक्ट्स आए बेटे। कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी इनइक्वालिटी नहीं होती है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी इनइक्वालिटी आ जाए तो आपने लिख देना है, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी डज नॉट हो। इक्वल टू हो सकता है, अगर ऐसे होता ना a+i ग्रेटर देन इक्वल टू c+i तो तब होल्ड कर जाना था। फिर आपने लिख देना था कि a c के इक्वल हो जाए और b d के इक्वल हो जाए। लेकिन अकेला ग्रेटर देन आ जाए, अकेला लेस देन आ जाए, तो वो होल्ड नहीं करता है। ये याद रखना। और बेटे किसी भी रियल नंबर को, मान लो मेरे पास 2 है, तो मैं 2 को लिख सकता हूँ 2 है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 + 0 आइटा। एवरी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसका मेमोरी पार्ट कितना है? देखो 0। इट मीन आई कैन से जो रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। बेटे ये जो सिंबल होता है ना, इसको सबसेट कहते हैं, ये हम सेट्स में पढ़ेंगे। तो एवरी रियल नंबर इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, आर इज सबसेट ऑफ सी। अभी मैंने ये बताया, अगर आइटा की हायर पावर आएगी तो आपने क्या करना है? 4 से डिवाइड कर देना है और फिर रिमाइंडर लिख देना है। अब जैसे अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आ रहा है, आइटा की पावर 998 निकालो। तो आपने फटाफट से क्या करना है? 998 को पहले 4 से डिवाइड करो। 4 × 2 = 8, 19, 4 × 16, 38, 4 × 9 = 36, 2। जितना रिमाइंडर बचेगा ना उतना ही फास्ट लिख देना आपने। आइटा स्क्वायर कितना हो गया जी? माइनस, ये आंसर होगा। अगला -246। तो सबसे पहले तो आपने इसको नीचे लिख लेना 246। अब 246 को डिवाइड करो। 246 को डिवाइड करोगे, 4 × 6 = 24 हो गए, 6 बच गया। 4 × 1 = 4, 2 बच गई। तो इसका भी 1/i² आ गया। और 1/i² क्या आ जाएगा? 1/-1, तो आंसर कितना हो जाएगा? माइनस। तो जब भी कभी हायर पावर आ जाएगी तो आपने 4 से डिवाइड कर देना है या फिर 2 से करना है। ठीक है जी। तो दो पॉसिबिलिटीज है आपको करने की क्वेश्चन। देखो आंसर -1 ही होंगे दोनों के। और बेटे फिर आगे कभी 4 आइटाज इकट्ठे आ जाए, मतलब आपका ऐसे आ जाए आइटा की पावर 1, आइटा की पावर 2, आइटा की पावर 3, आइटा की पावर 4। मैंने अभी बताया
आइटा की पावर 1 आइटा था, आइटा स्क्वायर -1 था, आइटा क्यूब माइनस आइटा था, आइटा 4 1 था, तो आंसर कितना आ रहा है 0। तो कभी भी चार कंजक्टिव आ जाए, मान लो आपको आ जाए आइटा की पावर 12, आइटा की पावर 13, आइटा की पावर 14, आइटा की पावर 15, कभी भी चार कंजक्टिव आ जाए, जब बन सकते हो तो बना लेने और उसका सीधा आंसर 0 कर देना है। कभी भी चार कंजक्टिव आइटास की पावर बनती हो तो आपने कोशिश करिए बना ले और उसका आंसर सीधा ही 0 लिख देना है। नहीं बेटे, अभी हमने कंजुगेट पढ़ा, अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े। कहता है अगर जेड इज इक्वल एक्स प्लस आइटा वाई है तो जेड बार को हम क्या कहते हैं, एक्स माइनस आइटा वाई। अब देखो, अगर जेड हमारा एक्स प्लस आइटा वाई है, जेड बार हमारा एक्स माइनस आइटा वाई है, अगर मैं दोनों को ऐड करूं क्या बनेगा, 2x। तो x क्या था, रियल, तो इट मीन जेड प्लस जेड बार इज होली रियल। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आएगा। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं क्या बनेगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इसको मैं एक्स के प्लस वाई स्केयर लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको मोड जेड का स्केयर भी तो लिख सकता हूँ, अभी बताया मोड जेड क्या था, अंडर एक्स के प्लस वाई स्केयर। तो ये भी क्या आया, इसमें भी आइटा नहीं आया, तो ये भी प्योरली रियल आया। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव के थ्योरी टाइप बन गया कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स आर ऑलवेज रियल। अभी और भी बड़ी प्रॉपर्टीज आएंगी। अगला टॉपिक क्या कहता है, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटे ये ध्यान से समझ, अब बेटे ट्रिग्नोमेट्रिकली वर्किंग शुरू होगी। तो बेटे मॉडुलस तो मैंने बता दिया, मॉडुलस को हम क्या लिखते हैं, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर। तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सप्लेन करें, नीचे करते हैं, यहाँ पे करते हैं। देखो मैंने बेटे अभी बताया ना, जेड क्या होता है, एक्स प्लस आइटा वाई। बेटे ये जो बताने लगे हैं इसको बेटे पोलर फॉर्म कहते हैं, जो अभी हम पढ़ने लगे हैं पोलर फॉर्म कहते हैं, जहाँ मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जो रियल पार्ट होता है ना उसको हम डालते हैं बेटे अपनी तरफ से आर कॉस थीटा, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना उसको हम डालते हैं आर साइन थीटा। और अगर हम स्केलिंग एंड एडिंग करें, अगर हम स्केलिंग एंड एडिंग करें तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अभी मैंने इसको बताया क्या होता है, मोड जेड भी होता है। इट मीन जो आर है ना वो मॉडुलस होता है। और अगर मैं इसमें वैल्यू डाल दूं, cos थीटा क्या बन जाएगा, एक्सपोन आर, मतलब एक्सपोन मोड जेड। साइन थीटा क्या हो जाएगा, वाई पोन मोड जेड। और tan थीटा क्या हो जाएगा, वाई ओवर एक्स। साइन ओवर cos को कर देंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। और ये जो थीटा है ना इसको हम आर्गुमेंट कहते हैं, इसको हम आर्गुमेंट कहते हैं। तो अब यही एक्सप्लेन करने लगे हैं। ये देखिए, कहता है अगर जेड एक्स प्लस आइटा वाई है तो मॉडुलस इज द पॉजिटिव रियल नंबर, ये अभी बताया आपको। आर्गुमेंट हम कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स वाई ओवर एक्स से, और जेड जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो प्लस जीरो आइटा के लिए tan इनवर्स नहीं निकलता है। और मैंने भी बताया cos थीटा क्या है, एक्स पोन मोड जेड, और sin थीटा क्या है, वाई पोन मोड जेड। और जो थीटा है ना उसको हम लिखते हैं आर्गुमेंट जेड, या उसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, आर्गुमेंट भी कहते हैं, या फिर हम उसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। और बेटे ये एक उसने ना ये वर्डिंग लिखी है, आर्गुमेंट इज नॉट यूनिक। अभी हम पढ़ते हैं इसको कि इसका मतलब क्या है, आर्गुमेंट इज नॉट यूनिक का मतलब क्या है। तो ये अभी आप लिख लीजिए, आर्गुमेंट इज नॉट यूनिक। बेटे अभी आपको दिखिया कि थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो हम पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, लेकिन जितनी की जरूरत है इस चैप्टर में उतनी हम बताएं। देखो बेटे आपको ये पता है, ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं। बेटे जहाँ पे हम लिखते हैं थीटा 0 डिग्री,
जहाँ पे हम लिखते हैं पाई/2, यहाँ पे हम लिखते हैं पाई, यहाँ पे हम लिखते हैं 3 पाई/2, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 पाई। इसको ना एक्सटेंड किया जा सकता है, जैसे ये देखो 0, आप ऐसे लिखना 0 पाई 2 पाई, फिर इधर 3 पाई, लेफ्ट साइड 3 पाई, राइट साइड 4 पाई, यहाँ पे 5 पाई, यहाँ पे 6 पाई। ऐसे चलते हैं बेटे, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई। और इधर बेटे चलते हैं 3 पाई/2 हो गया ना, 5 पाई/2, पहले ऊपर पाई/2, फिर नीचे 3 पाई/2, फिर ऊपर 5 पाई/2, फिर नीचे 7 पाई/2, फिर ऊपर 9 पाई/3, नीचे 11 पाई/2। ऐसे हम जितना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब आपको पता है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको हम सेकंड कहते हैं, इसको हम थर्ड कहते हैं, और इसको हम फोर्थ कहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटे सारा कुछ पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। आपको पता है 6 आइडेंटिटीज होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंड थीटा एंड कॉट थीटा, तो सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रिवर्स कोसेकेंट वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन सॉरी टैन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं। और टैन और कॉट, टैन का रिवर्स क्या होता है, कॉट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ये हमें वैसे बेसिकली पता भी होना चाहिए। अब ये आपने देखा कि जब हमने आर्गुमेंट निकाला तो उसमें मेरे को साइन थीटा की जरूरत पड़ी, कॉस थीटा की जरूरत पड़ी। तो हमें क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा कि कहाँ पे है। या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, या सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, या थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, या फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। जब भी क्वाड्रेंट वाइज आएंगे तो दो आर्गुमेंट्स होते हैं बेटे। एक आर्गुमेंट का नाम हम लिखते हैं सिंपल आर्गुमेंट, एक का हम लिखते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। वो आपको आंसर से ही पता लगेगा कि उसने क्या मांगा हुआ है। जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है ना, उसकी रेंज होती है -पाई से शुरू करके पाई तक। -पाई के ऊपर इक्वल टू का साइन नहीं होता है, पाई आ सकता है, -पाई नहीं है। और बेटे अगर माइनस में जरूरत पड़े ना, तो हम रिवर्स चलते हैं। तो इधर हम लिखते हैं -पाई/2, इस लाइन पे हम लिखते हैं -पाई, इस लाइन पे हम लिखते हैं -3 पाई/2, और इधर हम लिखते हैं -2 पाई। तो जनरली हमें नेगेटिव की बहुत कम जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हमने पढ़ा भी नहीं होगा कभी। तो जहाँ पे 3 पाई/2, 7 पाई/2, 11 पाई/2 है, वहीं पे -पाई/2 भी है। यहाँ पे पाई 3 पाई 5 पाई था, वहां पे -पाई भी है 100। अगर तो हमने नॉर्मल आर्गुमेंट्स निकालने हैं, तो जहां तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, अभी बताया आपको, या सेकंड होगा, जहां थर्ड होगा, और जहां फोर्थ होगा। अगर तो फर्स्ट होगा ना, तो सीधा अल्फा, अल्फा क्या है वो भी अभी बताते हैं, इधर भी अल्फा। सेकंड होगा तो पाई माइनस अल्फा, इधर भी पाई माइनस अल्फा। ये बेटे इधर प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए है, इधर आर्गुमेंट के लिए। और एक चीज और नोट करना, आर्गुमेंट को ना स्मॉल लेटर से लिखते हैं ARG, और प्रिंसिपल आर्गुमेंट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, कैपिटल A से। तो ये आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा। स्मॉल लेटर से स्मॉल ए होगा तो आर्गुमेंट होता है, कैपिटल से प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना है तो उसका रूल है पाई प्लस अल्फा, और इसका रूल है -पाई प्लस अल्फा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका रूल है 2 पाई माइनस अल्फा, और इसका रूल है माइनस अल्फा। तो ये टर्म्स अभी आप याद रखना, हमें जरूरत पड़ेगी तो फिर दोबारा से जहां जहां जरूरत पड़ेगी हम समझाते जाएंगे आप। फिर आपको एक व्हाट इज अल्फा, वो आपको टेबल से पता लगेगा। आपने लोअर क्लासेस में टेबल पढ़ा है 0 डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री को बेटे हम लिखते हैं पाई/6। पाई का मतलब ना 180 डिग्री होता है। 45 डिग्री, उसको हम लिखते हैं पाई/4। 60 डिग्री, उसको हम लिखते हैं पाई/3। एंड 90 डिग्री, उसको हम लिखते हैं पाई/2। जो मैंने अल्फा यूज किया ना, वो जहां टेबल से आएगा। अब हमें साइन की वैल्यू निकालनी है, तो बेटे उसका ना प्रोसीजर है। आप पहले जहां पे 0 लिखो, जहां पे 1 लिखो, जहां पे 2 लिखो, जहां पे 3 लिखो, जहां पे 4 लिखो,
वो सभी को 4 से डिवाइड कर दो, फिर उसका अंडर कर दो। जब आप ऐसे करोगे ना तो ये 0 बनेगा, ये 1/2 बनेगा, ये 1/√2 बनेगा, ये √3/2 बनेगा, और ये 1 बनेगा। तो इस तरह से साइन की वैल्यू निकल आती है। और अगर आपको कॉस की जरूरत है, तो जो साइन का है ना उसको उल्टा के लिख दो, पहले 1, रिवर्स में लिख दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। और जो अगर tan अल्फा की जरूरत पड़ेगी, उसको आपने कैसे लिखना है, दोनों को डिवाइड करके, 0/1, तो वो 0 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो वो 1/√3 आ जाएगा, इनको करोगे तो 1 आ जाएगा, इनको करोगे तो √3 आ जाएगा, और इनको करोगे तो नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी लिखते हैं, जहां हम लिखते हैं नॉट डिफाइंड, मतलब 1/0 बनेगा। ओके, तो ये है हमारे लिए। और बेटे एक चीज और, एक और चीज यहाँ पे नोट कर लें इसी टेबल में, ये सारे एंगल्स, जितने भी ये मैंने एंगल्स लिखे, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इन सभी पे साइन थीटा जो है वो 0 होता है। मतलब साइन 0 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 4 पाई 0 होता है, साइन 6 पाई 0 होता है, और कॉस जो है वो 1 होता है। कभी ना कभी आपको जरूरत पड़ेगी साइन 4 पाई की, तो आप फास्ट याद रख सकते हो। इसी तरह से इन सारे एंगल्स पे, पाई, 3 पाई, 5 पाई, -पाई पे जो साइन थीटा है वो 0 होता है, और जो कॉस थीटा है वो -1 होता है। इसी तरह से इन सारे एंगल्स पे, π/2, 5π/2, 9π/2, -3π/2 जो लिखा हमने, साइन की वैल्यू प्लस की 1 होती है, और कॉस की वैल्यू 0 होती है। और इन सभी एंगल्स पे, π/2, सॉरी 3π/2, 7π/2, 11π/2 एंड -π/2 पे, इन पे साइन जो है वो -1 होता है, और कॉस जो है वो 0 होता है, कॉस थीटा जो है वो 0 होता है। इससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएंगी। और बेटे चलो वो आगे बताएंगे। अब देखो एक टॉपिक आने लगा है, आर्गन डायग्राम। ये जो हम मॉडुलस एम्पलीट्यूड पढ़ रहे हैं, पोलर फॉर्म पढ़ रहे हैं, उसको हम रिलेट करते हैं एक डायग्राम से, आर्गन डायग्राम से। देखो आर्गन डायग्राम में हम ना कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं। आपको पता है जहाँ पे एक्स एक्सिस होता है और जहाँ पे वाई एक्सिस, और जेड हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स प्लस आइटा वाई से। अब मैं इसको पॉइंट फॉर्म में लिख दूं, एक्स को वाई, चलेगा? तो वो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। अब जैसे ये मैंने प्लॉट किया हुआ है, पहला मान लो 3 + 4 आइटा है। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं, J0, J1, J2, J3, J4, J-1, J-2, J-3, J-4, J1, J2, J3, J4, और इधर -1, -2, -3, -4। और जैसे ये 3 + 4 आइटा, तो इसका पॉइंट क्या बनेगा, 3,4। तो 3,4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। इट मीन ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर मैं ये लिखूं -3 + 4 आइटा, तो इसका पॉइंट क्या बनेगा, -3,4। तो -3,4 कहाँ पे आएगा, जहाँ पे। वो कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। अगर मैं लिखूं -3 - 4 आइटा, तो ये एग्जाम में ये भी पूछा हुआ है किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है पॉइंट। तो -3 - 4 कहाँ पे आएगा, जहाँ पे। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर ये आ जाता 3 - 4 आइटा, तो ये बन जाता 3, -4। और 3, -4 में कहाँ पे लगाता, जहाँ पे। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो इट मीन्स आपको वैसे ही पता है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, अगर एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट होता है। इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। इसमें एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। इसमें एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो बेटी ये आपको रिलेट करना पड़ेगा, आपको रिलेट करना पड़ेगा, और इसी से हमें कोऑर्डिनेट भी पता लग रही है, जो अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री के लिए पढ़ा। तो हम अपनी कैलकुलेशन किसी भी तरीके से सॉल्व करते हैं। बेटे ये जो एक्स एक्सिस होता है ना, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल एक्सिस कहते हैं, और ये जो वाई होता है ना, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। अगर कोई एलिमेंट रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है। अगर कोई इमेजिनरी एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका रियल पार्ट कितना होगा? जीरो। तो ये सारा इसी पे बेस था बेटे, मैंने बना दिया डायग्राम। अभी बेटे ये देखो, अभी हमने ये पढ़ा कि हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स को वाई से। अगर हम उसको रीजन से ज्वाइन कर दें तो डिस्टेंस फार्मूला लग सकता है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो आर डिस्टेंस बिटवीन जीरो जीरो एंड एक्स एंड वाई है, तो क्या बनेगा? एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर। तो क्या बनेगा? अंडर एक्स के प्लस वाई स्क्वायर। अंडर एक्स के प्लस वाई स्क्वायर क्या है? मोड जेड। तो इसलिए ये जो डिस्टेंस है दिस इज मोड जेड, और आर को ही हम मॉडुलस भी कहते हैं। तो मॉडुलस की एक और डेफिनेशन होगी, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द पॉइंट। और ये एंगल भी क्रिएट हो रहा है, इसको अगर थीटा बोल दें तो ये एंगल भी क्रिएट हो रहा है, और यही एंगल को हम क्या नाम दे रहे हैं? एम्पलीट्यूड या आर्गो। तो थीटा विल डिपेंड कौन से क्वाड्रेंट में है, तो थीटा इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। और थीटा निकालेगा मैंने बता दिया, जहां तो कॉस थीटा से निकालेंगे, जहां साइन थीटा से निकालेंगे, या टैन थीटा से निकालेंगे। और देखो अभी हमने बनाए कि कितने ज्यादा एंगल्स पॉसिबल थे। तो थीटा अगर वैल्यू ऑफ द आर्गूमेंट है, तो मैंने बताया अभी आपको, जहाँ पे मैंने जीरो लिखा था, फिर जहाँ पे पाई बाय टू लिखा था, यहाँ पे पाई लिखा था, जहाँ पे थ्री पाई बाय टू लिखा था, यहाँ पे टू पाई लिखा था, फिर मैंने जहाँ पे थ्री पाई लिखा था, अब ये लिखा, इधर फोर पाई लिखा था। तो मैं पता क्या कर रहा था? हर एंगल में टू पाई ऐड कर रहा था, हर एंगल में टू पाई ऐड कर रहा था। इधर मैंने क्या लिखा था? फाइव पाई बाय टू। इसमें भी टू पाई ऐड करो तो देखो यही बनेगा, इसमें भी टू पाई ऐड करो तो सेवन पाई बाय टू बनेगा, यही लिखा था मैंने अभी। तो इट मीन्स अगर कोई लाइन इधर है तो उसमें टू पाई ऐड कर देंगे तो फिर वो यही सेम क्वाड्रेंट रहेगा। दैट्स व्हाई आर्गुमेंट इज नॉट जीरो। तो अगर कोई थीटा आर्गुमेंट है तो उसमें टू पाई ऐड कर देंगे, टू एन पाई। टू एन पाई का मतलब टू पाई का मल्टीपल, टू पाई, फोर पाई, सिक्स पाई, एट पाई, तो वो सेम क्वाड्रेंट देगा। इसलिए जो आर्गुमेंट होते हैं वो यूनिक नहीं होते हैं। एक आर्गुमेंट अगर पता है तो उसमें टू एन पाई ऐड कर देंगे, टू पाई, फोर पाई ऐड कर देंगे, तो वो भी उसी का ही आर्गुमेंट। और जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है उसका फॉर्मूला क्या है? माइनस पाई से लेके पाई तक। और जो बेटे अभी बताया, दो आर्गुमेंट होंगे, एक स्मॉल ए आर जी से, कैपिटल ए आर जी से, और कैपिटल ए आर जी वाला प्रिंसिपल वैल्यू का होगा। और बेटे जो कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है ना, जीरो का, वो डिफाइंड नहीं होता है। अब देख, जैसे ये देखो, कहता है ये जेड डिफाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द आर्गुमेंट। अब जैसे ये क्वेश्चन, सबसे पहले थ्री प्लस थ्री आटा है, तो आपने क्या करना है? ये पॉइंट बनाया, थ्री कोमा थ्री बन गया ना, तो इससे आपको पता लगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपने इसका ना टैन इनवर्स निकालना है, और टैन इनवर्स जब निकालना है ना, टैन इनवर्स वाई ओवर एक्स निकालना है, तो टैन इनवर्स वन, वन किस पे था? पाई बाय फोर पे। ये जो वैल्यू आई ना, ये अल्फा होगी। और मैंने अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बताया थीटा कितना लेना है? अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाय फोर। तो इसका आंसर पाई बाय फोर हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है सेकंड वन, माइनस फोर प्लस फोर आटा, इसको क्वाड्रेंट वाइज लिखेंगे तो ये बनेगा माइनस फोर कोमा फोर।
एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का हो गया। आपने सबसे पहले tan इनवर्स निकालना, और जब tan इनवर्स निकालना ना तो आपने साइन नहीं देखना, सिर्फ पाई ओवर एक्स करना है विदाउट साइन। तो tan इनवर्स 1 बन गया, वो भी पाई/4 ही होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट की अल्फा की वैल्यू होगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट का रूल क्या था, थीटा जो निकालना था वो क्या था, पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस पाई/4 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो गया, 3 पाई। इस तरह से ये क्वेश्चन है, -5 आइटा है, -5 आइटा है, तो ये बन गया बेटे -5 दोनों नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। तो tan इनवर्स निकालो पहले, tan इनवर्स विदाउट साइन, साइन नहीं लेने आप। tan इनवर्स 1 बन गया, फिर पाई/4 ही है। अब थर्ड क्वाड्रेंट का क्या रूल था, -पाई प्लस अल्फा। तो -पाई प्लस पाई/4 करेंगे तो माइनस। अगर उसने सिंपल आर्गुमेंट कहा होता, फिर आपने ये यूज करना था पाई प्लस अल्फा। पाई प्लस पाई/4 करोगे तो 5 पाई/4 आएगा। दो आंसर हो सकते हैं, फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी ऑप्शन है। अब ऐसे ही लास्ट है 1 - आइटा। तो 1 - आइटा को अगर देखेंगे, तो 1 - आइटा का पॉइंट बनेगा 1, -1। तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan इनवर्स करेंगे, तो tan इनवर्स जब आपने tan इनवर्स करना ना वाई ओवर एक्स, तो आपने सिंबल मैग्नीट्यूड लेनी है, प्लस माइनस नहीं देखना है। पाई/4 आ गया ना, ये हमारा अल्फा है जो अभी हमने कंसेप्ट बनाया। तो थीटा क्या होगा, अब ये अगर प्रिंसिपल वैल्यू तो उसका रूल है माइनस अल्फा, तो -पाई/4। और अगर नॉर्मल निकालना होता तो 2 पाई माइनस अल्फा मैंने लिखा है अभी, तो 2 पाई - पाई/4। और एक चीज और बेटे, कई बार हमें कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, यहाँ से बैक चलते हैं। कई बार ना हमें कैलकुलेशंस भी करने की जरूरत नहीं होती है, हम थोड़ा सा एक और टॉपिक सीखें। यहाँ पे बता जी, अब हमें ये तो पता लग गया क्वाड्रेंट्स क्या है। तो 0 से 90 डिग्री या पाई/2, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना तो आंसर आपका 0 से 90 के बीच में लाई करेगा। तो चार ऑप्शन में से देख लो, जो 0 से 90 है वो होगा। ये जो बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ रिगार्डिंग टू नॉर्मल आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं। अगर 90 से 180 है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट, तो आपको दिख जाएगा कि आंसर जो होगा 90 से 180 वाला है, तो आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर दो आंसर सेम हो 90 से 180 के बीच में, फिर हमें सोल्व करने की जरूरत है। 180 से 270 के बीच में होगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट है, और 270 से 360 के बीच में होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। और अगर रिवर्स चले, 0 से -90 के बीच में होगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर -90 से -180 के बीच में है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट है। फर्स्ट और सेकंड का तो रूल ही सेम था, अभी बताया, जहाँ पे अल्फा था, जहाँ पे पाई माइनस अल्फा था, जहाँ पे मैंने बताया पाई प्लस अल्फा, जहाँ पे बताया मैंने 2 पाई माइनस अल्फा, ये नॉर्मल आर्गुमेंट से। और अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स निकाले तो जहाँ पे अल्फा था, जहाँ पे पाई माइनस अल्फा था, जहाँ पे माइनस पाई प्लस अल्फा था, जहाँ पे माइनस पाई माइनस अल्फा था, माइनस अल्फा था सॉरी। अगर 0 से -90 के बीच में है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, अगर -90 से -180 के बीच में है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो, फर्स्ट और सेकंड के लिए तो रूल सेम ही है। तो इस तरह से भी आप अपनी कैलकुलेशन देखो बेटे, पेपर में हमें 150 क्वेश्चंस करने हैं 150 मिनट्स में। तो हम अपनी कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा तेज रख सकते हैं वो रखनी पड़ेगी। कम से कम जो इजी है उनको तो हम टाइम कम से कम लगाए, और कई बार तो ऑप्शन से ही हमारा आंसर हो जाता है। अब ये देखो, अब अगर कहता है आर्गुमेंट पाई/2 है और -पाई/2, मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे एंगल कितना होता है, पाई/2, यहाँ पे एंगल कितना होता है, -पाई/2। तो ये कौन सी लाइन है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस कौन सी होती है, इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी भी होगा, तो जेड विल बी प्योरली इमेजिनरी। और अगर हम ये देखें, जहाँ पे एंगल बताया 0 है, जहाँ पे बताया पाई है, जहाँ पे बताया आपको 2 पाई है, ये कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस क्या होता है, रियल, तो प्योरली रियल। इस सबसे ये शॉर्टकट्स हो जाते हैं, हमारे हमें अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने का तरीका है जी। तो बेटे अब प्रॉपर्टीज हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जी। थैंक यू।